हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम केमिकल बॉन्डिंग में लगभग एंड पर आ चुके हैं और केमिकल बॉन्डिंग में बात कर रहे थे अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पढ़ लिया, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके एग्जांपल्स, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके एग्जांपल्स एंड सो ऑन। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो लिखो एप्लीकेशंस ऑफ एच बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशंस। ये एप्लीकेशंस बड़े यूजफुल हैं, कई बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर। तो जैसे ये पॉइंट कहेंगे, जैसे इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल्स जुड़ते चले जाते हैं आपस में, और जुड़ते चले जाएंगे तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग बनेंगे। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग बनेंगे तो उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ जाता है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है। सो दीज आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लिखो इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्डिंग फर्स्ट इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड इंक्रीजेस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलो, एटमाइजेशन नहीं, जरूरी नहीं है एटम में कन्वर्ट हूं तो ज्यादा अच्छा शब्द होगा। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन? मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एक मोल सब्सटेंस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, तो वही तो है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है तो हीट करके लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, तो मोर अमाउंट ऑफ द हीट शुड बी सप्लाइड। तो इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजेस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंड द थर्ड इंक्रीजेस विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब ज्यादा गाढ़ा हो जाना। अब ये तो आप समझते ही हो, इंटरमॉलिकुलर बहुत वीक हो तो सब्सटेंस विल बी इन गैसियस फॉर्म। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो गए, इट बिकम्स लिक्विड, और स्ट्रांग हो गए, गाढ़ा लिक्विड, और स्ट्रांग हो गए, और गाढ़ा लिक्विड, और स्ट्रांग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हो गए तो इट बिकम्स सॉलिड। तो विस्कोसिटी बढ़ना मतलब इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस का इंक्रीज हो जाना। तो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बढ़ाते हैं, विस्कोसिटी बढ़ा देते हैं। एंड वन मोर पॉइंट, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद सॉल्वेंट makes the substance soluble in that solvent। क्या बात बोल रहे हैं? यदि कोई सब्सटेंस इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्ड्स बनाता है विद द सॉल्वेंट तो वो सब्सटेंस पानी में सॉल्युबल हो जाता है, इट बिकम्स नाइसली सॉल्युबल, एनफ सॉल्युबल इन सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे इथेनॉल C2H5OH, इथेनॉल इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर ethanol is highly soluble in water, but आइसोमेरिक ईथर कौन? CH3OCH3, ये आइसोमेरिक ईथर ही तो है इथेनॉल का, इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। तो C2H5OH इथेनॉल इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, जब आइसोमेरिक ईथर जो है वो पानी में सॉल्युबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इथेनॉल स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है विद वाटर और ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाता। रीजन क्यों, ऐसा क्यों है? C2H5OH फॉर्म्स H बॉन्ड विद वाटर, CH3OH ईथर जो है CH3OCH3 ईथर forms no hydrogen bond, no H bond.
तो देखो ये पॉइंट था कि इथेनॉल पानी में बहुत हाईली सॉल्युबल है, जबकि इथेनॉल का आइसोमरी तो है ये डाइमिथाइल ईथर, ये पानी में सॉल्युबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डाइमिथाइल ईथर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता पानी के साथ, जबकि इथेनॉल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। सो दिस इज द रीजन। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट का इफेक्ट देखें, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहले ये वाली बात नोट कर लो, नोट इट डाउन। जैसे और एग्जाम्पल देखो, अगर हम बात करें जैसे बॉइलिंग पॉइंट की, वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन मोलर मास। अभी जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं हम, तो हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को डिफाइन ही ऐसे किया था कि स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। बट डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और कई तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं, और एक जनरल पॉइंट होता है एक वॉन डर वाल्स फोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मोलर मास ज़्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रॉन्गर होंगे। ये एक जनरल बात है, इस बात को एक्सप्लेन भी करेंगे अभी थोड़ी देर में। बट एक जनरल पॉइंट होता है कि मोलर मास ज़्यादा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज़्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। उसके बेसिस पर अगर हम देखें तो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर एक्चुअल में ये पाए जाते हैं। जैसे मान लो HF, HI, HBr, HCl। डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। नॉट ओनली दैट, और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जैसे H2O, H2Te, H2Se, H2S, डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये याद भी रखना है, SbH3, NH3, ASH3, PS3। डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो ये देखो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर थे, और तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें क्यों HF स्पेशल केस, H2O स्पेशल केस, अमोनिया स्पेशल केस। अब यहां पर एक बात देखो, वैसे तो HI का मोलर मास सबसे आता है इन जनरल मोलर मास ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ज्यादा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। इन जनरल, ये इन जनरल था। क्या कह रहे हैं? इन जनरल मोलर मास ज्यादा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। उसके बेसिस पर देखने पे लगता है कि HI का मोलर मास सबसे ज्यादा था तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होना चाहिए था और HF का लोएस्ट होना चाहिए था। बट नहीं, HF जीत गया, इन सबसे जीत गया, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि HF के अंदर एक चीज खास है जो इन बाकी सब में नहीं है। वो क्या है? HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HCl, HBr, HI में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होने के कारण इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होते हैं और HF जो है इट बिकम्स लिक्विड अंडर रूम कंडीशन। तो HF इज लिक्विड अंडर रूम कंडीशन, बाकी सभी गैसेस हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, नियरली 20 डिग्री सेल्सियस। HF का बॉइलिंग पॉइंट इज नियरली 20 डिग्री सेल्सियस। तो HF क्यों जीत गया? तो मैंने अंडरलाइन क्यों किया इसको? बिकॉज इट हैज गॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बाकी केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। सेम लॉजिक इज हियर। हाईएस्ट मोलर मास H2Te का है यहां पर, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होना चाहिए था, बट नहीं, इससे ज्यादा कौन है? कौन जीत गया? H2O, बिकॉज H2O हैज एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे यहां पर तो सर यहां अमोनिया हाईएस्ट क्यों नहीं आया? फिर अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती और अमोनिया में एक और चीज होती है, फ्लिपिंग ऑफ द बॉन्ड्स। तो अमोनिया डजंट हैव, NH3 डज नॉट हैव very strong H bonding, है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू फ्लिपिंग ऑफ NH bonds।
व्हाट इज फ्लिपिंग ऑफ NH बॉन्ड्स? NH बॉन्ड्स देखो ऐसे होते हैं कि लोन पेयर और ये बॉन्ड्स थे, बट ये बॉन्ड बहुत तेजी से जैसे इस तरीके से ये पोजीशन चेंज करते हैं, H, ये H और ये H और लोन पेयर नीचे आ गया, एंड दिस अंडरगोज वेरी क्विकली। ये इसमें बहुत तेजी से चलता रहता है। तो फ्लिपिंग ऑफ द बॉन्ड्स टेक प्लेस। जैसे वो छाता होता है ना, अम्ब्रेला, बारिश तेज हो रही हो और हवा चल रही हो बहुत तेज, तो अम्ब्रेला इनसाइड आउट हो जाता है, अम्ब्रेला बाहर को खुल जाता है, ये छाता खुल गया बाहर की तरफ, तो अम्ब्रेला बाहर की तरफ खुल गया, इनसाइड आउट हो गया। ऐसे ये इनसाइड उड़ता है, जैसे ये अम्ब्रेला है, ये ऊपर की तरफ हो गया, फिर खुल गया और नीचे से ही पकड़ रहे हैं मान लो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फ्लिपिंग ऑफ द बॉन्ड्स टेक प्लेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट द फास्ट फ्लिपिंग द बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज क्वाइट वीक इन केस ऑफ अमोनिया। हाँ, लेकिन अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट इट इज नॉट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट्स वाई its boiling point is more than ASH3 PH3 but still less than SBH3. So this is called flipping of the bond, flipping of NH bonds in ammonia. तो इस तरीके से ये बात आप कहते हो। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्रेंड्स याद कर लें, लॉजिक याद है नहीं है चलेगा, बट ये ट्रेंड्स जरूर याद रखें, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के पॉइंट्स से और भी पॉइंट्स, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशंस की बात करें तो जैसे और एग्जाम्पल, एक बड़ा बढ़िया कॉमन डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला एग्जाम्पल है, आपने आइसक्रीम तो सब खाते हो, आप आइसक्रीम तो सभी खाते हैं। आइसक्रीम वो कप वाली नहीं है, वो बार वाली, मैंगो डॉली, ऑरेंज आइसक्रीम, ऑरेंज बार, उसके अंदर जो होल्ड करने के लिए आइसक्रीम को वुडन स्टिक यूज करते हैं। या आपने कुल्फी खाते हो, आप कुल्फी, तो कुल्फी जब खाते हैं तो उसमें वुडन की स्टिक लगा के देते हैं, वो कुल्फी के सांचे होते हैं और वो उसमें से निकालते हैं, अपने एक बॉक्स टाइप में से निकाल के, और वो तुरंत उसी समय पे वुडन स्टिक्स होती है, वुडन स्टिक उसमें लगाते हैं, अच्छे से उसमें पेनिट्रेट करते हैं और निकाल के देते हैं, ये लो जी खाओ। आप आराम से कुल्फ़ी का लुत्फ उठाते हो, आनंद उठाते हो। कुल्फ़ी की बात करते ही मतलब चेहरा अच्छा हो जाता है, यही तो बात है। तो खैर कुल्फ़ी के लिए या जो बार वाली आइसक्रीम है उनके लिए वुडन स्टिक्स यूज़ करते हैं, प्लास्टिक की नहीं यूज़ करते। कारण है, क्या कारण है? पहले तो क्वेश्चन लिखो, जैसे फॉर होल्डिंग आइसक्रीम और कुल्फी वुडन स्टिक्स आर यूज्ड बिकॉज, वाई, क्यों वुडन स्टिक्स क्यों यूज करते हैं? तो उसका रीजन है, वुडन स्टिक्स में सेलुलोज होता है एंड सेलुलोज कंटेन्स OH बॉन्ड्स, और वो वुड के अंदर जो OH बॉन्ड होता है वो आइसक्रीम के अंदर जो वाटर होता है या आइस के फॉर्म में होता है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। लिखो पहले, मैं बताता हूं दोबारा। तो वुड कंटेन्स सेलुलोज हैविंग OH bonds which forms, ये इधर हटा लो कभी, H bonds with water content of ice cream and holds ice cream longer। ऐसा नहीं है कि वुडन यूज कर रहे हैं, वुड तो इनफैक्ट आजकल के समय में वुड इज कॉस्टलियर देन प्लास्टिक, इसलिए प्लास्टिक हैज रिप्लेस्ड वुड इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, बट आइसक्रीम में नहीं। आइसक्रीम में या कुल्फी में आज भी जो स्टिक यूज करते हैं वो वुडन की यूज करते हैं, क्योंकि वुड के अंदर सेलुलोज होता है, सेलुलोज कंटेन एक्सटेंसिव OH बॉन्ड्स, और वो OH बॉन्ड्स आइसक्रीम में जो वाटर है, अब आइसक्रीम में बर्फ है ना, तो वो तो पानी की है ना, अल्कोहल की आइसक्रीम थोड़ी बनती है। अल्कोहल भी होता तो भी वो होल्ड कर लेता, क्योंकि अल्कोहल ऑल्सो कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अल्कोहल की आइसक्रीम मत ढूंढना,
तो वाटर की आइसक्रीम होती हैं, तो वाटर जो होता है आइसक्रीम के अंदर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है विद द OH बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द सेलुलोज ऑफ वुड। दिस इज द रीजन व्हाई। अच्छा, प्लास्टिक यूज करोगे ना, मान लो कुल्फी ली, प्लास्टिक की स्टिक लगाई, पता चला स्टिक निकाली और मुंह गिर जाएगी नीचे, खाने से पहले नीचे गिर जाएगी वो, क्योंकि प्लास्टिक कैन नॉट होल्ड आइसक्रीम स्टफ। हीट मिलते ही वो लूज पड़ेगा, तुरंत गिर जाएगी, पैसे और बर्बाद हो जाएंगे। तो फॉर होल्डिंग आइसक्रीम और कुल्फी वुडन स्टिक्स आर यूज्ड। व्हाई? यू शुड रिमेंबर, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्वेश्चन में आ सकता है ये। तो इस तरीके का ये एक पॉइंट है, यू शुड रिमेंबर। एक बार नोट करो ये पूरी बात, अभी और भी बात कहेंगे। जैसे ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, जैसे H2SO4, HNO3, H3PO4, H2O2 etc. all are more viscous than water. सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, H2O2, H3PO4 सभी ज्यादा विस्कस हैं। ग्लिसरोल, क्या फॉर्मूला होता है ग्लिसरोल का? CH2OH, CHOH, CH2OH। ये सब तीन OH बॉन्ड्स हैं एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो H2SO4 में, HNO3 में, ग्लिसरोल में, H3PO4 में, H2O2 में, सब में ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है देन वाटर। दैट्स व्हाई their viscosity is more, they are more viscous। तो रीजन क्या हुआ? These have a more extensive H bonding than water and hence more viscous। तो ये ज्यादा विस्कस होते हैं। तो अगर कहीं भी एक क्वेश्चन आता है कि इसमें ये ज्यादा विस्कस है इससे, तो बस कहोगे कि ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोवाइडेड हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो हो। ऐसा नहीं कि उसमें हाइड्रोजन ही ना हो और हाइड्रोजन बॉन्ड बोल दो। तो सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है वाटर से, इसलिए वाटर से ज्यादा विस्कस होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में है, मोर विस्कस। ग्लिसरीन का तो आपको आइडिया भी है, ग्लिसरोल और ग्लिसरीन एक ही बात होती है। ग्लिसरोल और ग्लिसरीन, तो ग्लिसरोल और ग्लिसरीन एक ही बात होती है। और इनके अंदर आपने देखा भी होगा, मार्केट में बहुत इजीली मिलती है, स्किन को नरिश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ग्लिसरीन को बहुत कॉमनली। तो ग्लिसरीन काफ़ी विस्कस लिक्विड होता है, मच मोर विस्कस देन वाटर बिकॉज ऑफ द 3 OH बॉन्ड्स, मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्लूकोज में भी पाई जाती है, सुक्रोज में भी पाई जाती है, DNA, RNA जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है बिकॉज ऑफ द OH और NH2 स्ट्रक्चर। सो ये कुछ एग्जांपल्स थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। अच्छा, जैसे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एक बार JEE मेन में आया हुआ है। जैसे मान लो CH3CH2OH, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है देन कंपेयर टू CH3CH। मान लो ऐसे ले लो, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी फॉर नियरली सेम मोलर मास, CH3 CH2 COOH C2H5OH। इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, एक काम करो CH3 COOH। एसिडिक एसिड में ज़्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है देन इथेनॉल, और इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, एल्डिहाइड है। अल्कोहल एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी कार्बोक्सिलिक एसिड में, उससे कम थी अल्कोहल में, और यहां तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो H बॉन्डिंग। क्यों सर? हाइड्रोजन है तो सही, हाइड्रोजन है तो सही, बट इट इज नॉट कनेक्टेड विद ऑक्सीजन। सी हियर,
तो ये हाइड्रोजन कार्बन से अटैच्ड है, इट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, सो दिस हाइड्रोजन डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस H डज नॉट फॉर्म। तो ये हाइड्रोजन कोई ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, तो इसका मतलब नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्डिहाइड्स। तो डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। तो ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट फॉर नियरली सेम मोलर मास इज ग्रेटर देन द अल्कोहल्स और मच ग्रेटर देन द एल्डिहाइड्स। तो गाइज ये थे एक तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रभाव किन किन प्रॉपर्टी से पड़ता है। अच्छा, जो प्रभाव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रॉपर्टीज पर पड़ता है, लाइक विस्कोसिटी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट, इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो क्यों? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में विद इन द मॉलिक्यूल वो अपने आप में इंटरेस्टेड है, तो बाकी और मॉलिक्यूल्स से उसकी इंटरेक्ट करने की टेंडेंसी घटती है, सारी प्रॉपर्टीज घट जाती हैं। तो लिखो इफेक्ट ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर H bonding is opposite on properties, on these properties. तो effect of intramolecular H bonding is opposite on these properties, then the intermolecular H bonding, तो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग का जो प्रभाव पड़ता है इन प्रॉपर्टीज पर, उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करना चाहते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल से उसकी इंटरेक्ट करने की टेंडेंसी घटती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक पड़ जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, विस्कोसिटी घटेगी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन घटेगा एंड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की टेंडेंसी भी घटेगी। So guys, ये थे some of the points, some of the important points regarding the hydrogen bonding। एक बार इसको नोट कर लें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ओवर एंड आफ्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाउ वी कैन टॉक अबाउट मेटालिक बॉन्ड। वी आर नियरिंग द एंड ऑफ द चैप्टर। हेडिंग लिखो मेटालिक बॉन्ड, पूरी बात नोट करो पहले, इसको नोट इट डाउन। मेटालिक बॉन्ड, अब देखो मेटालिक बॉन्ड में मेटल्स के अंदर जो बॉन्डिंग होती है, मेटल्स में भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, जब भी तो मेटल्स सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं, अच्छे खासी हार्डनेस टफनेस होती है उनकी, मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होते हैं। तो यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड में 2 मॉडल हमें पढ़ने होते हैं। एक थोड़ा पुराना और सिंप्लीफाइड मॉडल है, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो हमारे लिए वही काफ़ी यूजफुल होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। तो इसके मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव 2 मॉडल्स, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल एंड द सेकेंड वन इज बैंड मॉडल। बैंड मॉडल बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। कई क्वेश्चंस हम इसी के बेसिस पर सॉल्व कर पाते हैं। ये एक ओवर सिंप्लीफाइड अप्रोच है। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में क्या बोलते हैं हम कि मेटल्स में जो मेटल एटम्स हैं, जो कर्नेल्स हैं, कर्नेल क्या होते हैं बताएंगे वो भी।
तो जो कर्नेल्स हैं दे ऑक्यूपाई द लेटेस्ट पोजीशंस इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सराउंड द कर्नेल्स एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल कर्नेल एंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। लिखो, अभी समझाते हैं। इन metal kernels मेटल कर्नल क्या होता है? मेटल एटम माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी समझाएंगे, किसी मेटल एटम में से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हटा दो तो जो बचा वो कहलाता है मेटल कर्नल। तो इन मेटल कर्नल्स ऑक्यूपाई lattice positions तो in metal kernels occupy lattice positions in crystal structure and valence electrons surround metal kernels as the sea of electrons। तो metal kernels occupy the lattice position in the crystal structure and valence electrons surround the metal kernels in the form of sea of electrons like glue। तो एक तरीके से metal kernels जैसे BCC स्ट्रक्चर होती है, FCC स्ट्रक्चर होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड HCP स्ट्रक्चर होती है, तो उसमें मेटल कर्नल्स अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं और उसके अराउंड मूवेबल इलेक्ट्रॉन होते हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेटालिक बॉन्ड is the electrostatic force of attraction between metal kernels and valence electrons। तो in metal kernels occupy the lattice positions in the crystal structure and valence electrons surround metal kernels as the sea of electrons। The metallic bond is the electrostatic force of attraction between metal kernels and valence electrons। मान लो कोई सोडियम मेटल है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सोडियम मेटल, तो जरा देखना सोडियम Na 1s2 2s2 2p6 3s1, ये 3s1 दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होता है बाय द न्यूक्लियस एंड कैन इजीली डिलोकलाइज इन द मेटल। दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड एक्सपीरियंसेस लो जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव इस पे काफी कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस काफी कम होता है, एक्सपीरियंसेस लो जेड इफेक्टिव एंड बिकम्स डिलोकलाइज्ड। इन मेटल, तो ये इलेक्ट्रॉन मेटल में इधर उधर मूव कर सकता है एंड कैन गेट डिलोकलाइज बिकॉज जेड इफेक्टिव इज वेरी लो एंड दिस इज कॉल्ड मेटल कर्नल। जैसे ये न्यूक्लियस था, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8, ये हुआ, और Na+, 11वां इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर गया, सो दिस इज कॉल्ड मेटल कर्नल। अच्छा ध्यान दो, मेटल कर्नल वो 11वां इलेक्ट्रॉन छोड़ के नहीं गया मेटल को, है मेटल के अंदर ही बट डिलोकलाइज्ड। तो इस 11वें इलेक्ट्रॉन को हम कई बार बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, और दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन। फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन, तो 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ द सोडियम इज कॉल्ड फ्री और मोबाइल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आसानी से डिलोकलाइज होता है बिकॉज ऑफ द लो जेड इफेक्टिव ऑन इट फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो मेटल कर्नल जैसे सोडियम है, सोडियम का न्यूक्लियस और 11 इलेक्ट्रॉन में से 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं, तो
तो सोडियम का न्यूक्लियस और अंदर वाले 10 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड मेटल कर्नल। और वो जो 11वां इलेक्ट्रॉन था जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो अलग आजू बाजू में घूम फिर रहा होगा। तो मेटल कर्नल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। तो मैं इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वी कैन डू, आप जरा ये डेफिनेशन एक बार नोट करो तो मैं लिखूंगा जैसे मान लो ये कर्नल हो गए Na+, इस टाइप से। हो गया बस ये, लाइक दैट। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स, दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड लाइक दिस। तो ये सब क्या होगा, ये होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड दीज आर मेटल कर्नल्स। तो मेटल कर्नल्स में दीज मेटल के अंदर दीज मेटल कर्नल्स ऑक्यूपाई द लेटेस्ट पोजीशंस एंड दे आर सराउंडेड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, and the electrostatic force of attraction between the valence electron and the metal kernel is called metallic bond। तो इस तरीके से हम ये डिफाइन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर मेटल एटम, सोडियम में 1, तो इस बात को लिखेंगे भी, ये नीचे वाली बात भी मैं हटा रहा हूँ, आप नोट कर लें। number of valence electron per metal atom in sodium 1, in magnesium 2, in aluminium 3। समझ गए बात को? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर मेटल एटम सोडियम, ऑब्वियसली मैग्नीशियम में 3s2 वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, लूजली हेल्ड हैं, आसानी से डीलोकलाइज हो जाते हैं। यहाँ एल्यूमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। सो लाइक दैट यू डिफाइन। अब बात आती है ये मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करें, तो ये बात पूरी नोट करो। मैं स्क्रीन को फ्री करता हूँ। Strength of metallic bond is directly proportional to number of valence electrons per metal atom, inversely proportional to size of metal atom। तो इसका मतलब जितना छोटा मेटल एटम होगा उसका कर्नल भी छोटा होगा, कर्नल भी छोटा होगा तो अट्रैक्टिव पावर ज्यादा होगी, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द मेटल कर्नल विल बी स्ट्रॉन्गर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। तो जितना छोटा मेटल एटम होगा और जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग विल बी ग्रेटर। हालांकि इसी में एक पॉइंट और भी आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। S&P ब्लॉक मेटल्स के लिए तो यही पॉइंट यूजफुल होता है, S&P ब्लॉक के लिए यही दोनों पॉइंट यूजफुल हैं, बट डी ब्लॉक की मेटल्स में, वो भी तो मेटल्स हैं डी ब्लॉक की मेटल्स, पेनल्टीमेट शेल के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं डी शेल में, दे ऑल्सो टेक पार्ट इन द मेटालिक बॉन्डिंग। तो इन डी ब्लॉक मेटल्स पेनल्टीमेट मतलब n-1th शेल, पेनल्टीमेट डी सबशेल इलेक्ट्रॉन, डी सबशेल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स
also take part in metallic bond. तो गाइज ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डी ब्लॉक के मेटल्स में वैलेंस शेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्ट लेते ही हैं, बट साथ ही साथ पेनल्टीमेट डी सबशेल अनपेयर्ड, अनपेयर्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है, डी सबशेल के पेनल्टीमेट डी सबशेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आल्सो टेक पार्ट इन मेटालिक बॉन्डिंग along with ns electrons. As a result, there is very strong metallic bonding in d block metals. तो डी ब्लॉक मेटल्स में स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है। यही कारण है डी ब्लॉक मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट है, हार्डनेस है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जैसे इन पॉइंट्स को देखें, अब यहीं पे बात आ गया कि स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा, melting point will be higher, hardness will be greater, so like that. melting point ज़्यादा होंगे, hardness ज़्यादा होगी जितनी strength of the metallic points हों। तो यही बात आप यहाँ पर कहते हो। तो strength of the metallic bonding में जैसे examples, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्कली मेटल्स काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। लिथियम तो फिर भी थोड़ी सी हार्ड होती है, बट सोडियम, पोटेशियम पर तो आपको पता भी है इतनी सॉफ्ट होती हैं कि कॉइन लेकर के उन पर स्क्रैच लगा सकते हो। कॉइन छोड़ो, नेल होता है, नाखून, नेल से उनको स्क्रैच कर सकते हो। सच ए सॉफ्ट मेटल। क्यों? स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक बॉन्डिंग इज वेरी वीक अमंग द एल्कली मेटल्स, क्योंकि एल्कली मेटल में साइज भी बहुत बड़े हैं और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बहुत कम हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक बॉन्डिंग का ऑर्डर ये हो गया: लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। एल्यूमिनियम की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है देन कंपेयर टू मैग्नीशियम, सोडियम। डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड्स and hence decreasing order of melting point and hardness. देखो बात को, आप क्या कह रहे हो? स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर मेटल एटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द मेटल एटम। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में 1 है एल्कली मेटल्स में। तो लिथियम में मेटालिक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक बॉन्ड से ये, तो इसलिए लिथियम की हार्डनेस सोडियम, पोटेशियम से काफ़ी ज़्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी लिथियम का ज़्यादा है, बेरिलियम का ज़्यादा है मैग्नीशियम से, एल्यूमिनियम का मैग्नीशियम से ज़्यादा। क्यों? अच्छा, एल्यूमिनियम का साइज भी छोटा और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर मेटल एटम 2, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर मेटल एटम 1। तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम में मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ मैग्नीशियम से काफ़ी ज़्यादा, मैग्नीशियम सोडियम से काफ़ी ज़्यादा। यही कारण है कि मैनी एल्कली मेटल्स like sodium, potassium are very soft and can be even scratched with knife, scratched, cut with knife। नाइफ तो बहुत बड़ी बात है, नाखून से ही स्क्रैच कर सकते हो उनको, इतनी सॉफ्ट होती है ये मेटल। जैसे केक होता है ना, जैसे साबुन होता है ना, सोप, नहाने वाला सोप, पियर्स टाइप का, उसको चाकू से काट दो, आराम से उसके 2 टुकड़े कर देते हैं, तो आप कर सकते हो। तो मैनी एल्कली मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट एंड कैन बी इवन स्क्रैच्ड, कट विद द नाइफ। तो इतनी सॉफ्ट मेटल होती हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मच हार्डर देन एल्कली मेटल्स,
और डी ब्लॉक मेटल्स तो बहुत हार्ड होती हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ एक स्पेशल बात है क्या कि एस ब्लॉक के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो हैं ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, साथ में पेनल्टीमेट डी सबशेल के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं दे ऑल्सो टेक पार्ट इन द मेटालिक बॉन्ड, और इस बात का रिफ्लेक्शन दिखलाई पड़ता है इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द 3D सीरीज एलिमेंट्स। जरा देखें तो सही एक बार, ये पूरी बात नोट करो पहले, नोट इट डाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3D सीरीज डी ब्लॉक मेटल्स, अगर आप स्कैंडियम से लेकर के स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये जिंक, इनके मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते हैं। देखो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज लाइक दिस, क्रोमियम, फिर थोड़े से घटते हैं, फिर थोड़े से बढ़ते हैं, एंड देन अगेन घटते चले जाते हैं, और ये काफी घट जाते हैं जिंक के केस में। ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीज, क्यों? एज नंबर ऑफ n-1 d अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। मैंगनीज में थोड़ा सा घट जाता है, क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट मैंगनीज से भी ज्यादा है, आयरन से भी ज्यादा है, एंड देन मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, एरो डाउन मतलब डिक्रीज, एज नंबर ऑफ अनपेयर्ड n-1 d इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। अच्छा, मैंगनीज में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आर्गन 3d5 4s2 है, ये हाफ फिल्ड और ये फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से दीज इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली हेल्ड विद द न्यूक्लियस एंड नॉट इजीली डिलोकलाइज्ड, तो इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट थोड़े लो होते हैं। ये बात आप डी ब्लॉक में भी पढ़ेंगे, जब डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे, तो अभी तो याद रख लो बस, क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा मैंगनीज से ज़्यादा ही एक्सेप्शन पॉइंट है, तो पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते हैं और फिर घटते हैं। घटने का रीज़न क्या है? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स n-1 d इलेक्ट्रॉन्स जो कि मेटालिक बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं वो घटते हैं। इनफैक्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी तो बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट की मेटल्स हैं, दे आर कॉल्ड वॉलेटाइल मेटल्स। जिंक, कैडमियम, मरकरी हैव मच लोअर melting point and boiling point than the other D block metals. In fact, zinc, cadmium, mercury are called volatile metals. volatile का मतलब आसानी से जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएं, मतलब जिनके बॉइलिंग पॉइंट काफी कम हों, volatile metals. In fact, zinc, cadmium, mercury show properties more close to representative elements like alkaline earth metals. तो zinc, cadmium, mercury show most properties similar to alkaline
अर्थ मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम एटसेट्रा। तो जैसे यहां पर फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन देखो तो आर्गन 3d10 4s2, तो बस ये दो ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं पर मेटल एटम, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का होता है। इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेनी ऑफ द प्रॉपर्टीज आर वेरी मच सिमिलर टू द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनफैक्ट आप ये भी डी ब्लॉक में ही पढ़ते हो कि डी ब्लॉक के मेटल्स को ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं, बट जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। जिंक, कैडमियम, मरकरी काफ़ी डिफरेंट होते हैं इन प्रॉपर्टीज इन कंपैरिजन टू द अदर डी ब्लॉक मेटल्स। तो यहाँ नंबर ऑफ n-1 डी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं। मैंगनीज एक्सेप्शन है, थोड़ा घटता है, सबसे नीचे नहीं पहुंच गया। और आयरन के केस में थोड़ा सा बढ़ता है, फिर घटते चले जाते हैं। और जिंक, कैडमियम, मरकरी के मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होते हैं क्योंकि वहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। मच लोअर। अच्छा, क्यों लोअर है? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ unpaired d electron, no unpaired d electron, so it is all due to, in fact they are called volatile metals, show properties similar to this, absence of n-1 d unpaired electrons in zinc, cadmium, mercury। तो n-1 d unpaired electrons absent हैं, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज काफी डिफरेंट होती हैं। इन जनरल डी ब्लॉक मेटल्स आर वेरी हार्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। एस ब्लॉक मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी कम, और एल्कली मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो काफी कम होते हैं। और एल्कली मेटल्स सॉफ्ट भी बहुत होती हैं। सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट यू कैन स्क्रैच दैम विद द नाइफ और विद द नेल, आसानी से उनको कट किया जा सकता है। तो ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। अच्छा, मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो बिकॉज ऑफ दैट इट कैन बी ए गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। लिख लो, ये पूरी बात नोट करो, पहले पूरी बात नोट करो। जैसे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन कैन मूव under applied electric field। तो अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर जाते हैं, तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, मेटल्स शो लस्ट्रस प्रॉपर्टीज। मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब लस्टर शो करते हैं, सरफेस को काट दो। अब आयरन है, आयरन तो वैसे ब्लैक सी मेटल है, ब्लैक ग्रे जैसी मेटल, बट जब से कट कर दोगे, फ्रेशली कट, तो एकदम चमकती हुई सरफेस, चांदी जैसा दिखता है। लोहा भी फ्रेश कट करो, आरी से कट कर दो, सौ जो होता है उससे कट करो लोहे के टुकड़े को कट करोगे तो जो सरफेस निकल के आएगी एकदम चमकती हुई होगी, चांदी जैसी, एकदम शाइनिंग, लस्ट्रस। क्यों? क्योंकि फ्रेशली कट होता है। तो फ्रेशली कट पर जो सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स कैन एब्जॉर्ब द विजिबल लाइट एंड दे इट इज विजिबल, इट इज लस्ट्रस। तो लिखो, मेटल्स शो मेटालिक लस्टर when freshly cut as oscillating
free electrons absorb visible light. लोहा है, ग्रे जैसा दिखता है सरफेस पर, क्योंकि लोहा जो है आयरन मोस्टली कोटिंग बना लेता है ऑक्साइड की ऑन द सरफेस। बट जब फ्रेशली कट करते हो तो एकदम चमकती चांदी जैसी सरफेस निकल के आती है। वो क्यों आती है? फ्रेशली कट में जो सरफेस होती है उस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दे कैन अब्जॉर्ब द विजिबल लाइट, और विजिबल लाइट अब्जॉर्ब करेंगे तो चमकेंगे वो, तो लस्ट्रस और चमक दिखती है सरफेस पर। तो मेटल्स शो मेटालिक लस्टर व्हेन फ्रेशली कट एज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स absorb visible portion of the light। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात कर ली, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर ली, हार्डनेस के बारे में बात कर ली। मेटालिक बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, एंड हार्डनेस ऑल्सो इज ग्रेटर। तो ये था इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। बट आजकल तो आप जानते हो एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन द टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बेस्ड ऑन MOT यू हैव अ मॉडल कॉल्ड बैंड मॉडल। तो लिखो बैंड मॉडल, नोट कर लो इसको। बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम में मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 12 एटॉमिक नंबर है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p0, इस टाइप से होता है कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे 3s वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक मेटल एटम है, दो मेटल एटम के 3s कंबाइन करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तीन एटम के 3s कंबाइन करेंगे तो तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एंड सो ऑन। सो लाइक दैट इट विल फॉर्म। तो यहां पर एक तरीके से आप इस तरीके से डायग्राम बना दो, NCERT में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ये इस टाइप से बनते चले जाते हैं। ये एक तरीके से बैंड बन जाता है एंड दिस इज कॉल्ड, क्यों, ये मान लो Mg1 था, ये Mg2, ये Mg3, ये Mg4 और ये Mgn, where n is very large, that is of the order of Avogadro number। n बहुत लार्ज हो गया, बिलियंस ऑफ n एटम्स आर मैग्नीशियम कंबाइंड। एक्चुअली क्या होता है कि ये तो आप जानते ही हो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एग्जिस्टेंस तो खत्म हो जाता है, उसके बदले में क्या मिलते हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। ऐसे तीन कंबाइन करेंगे तो तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, चार कंबाइन करेंगे तो चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और n कंबाइन करेंगे तो n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। ये s ऑर्बिटल थे, ये s शो किए हमने, ये मैग्नीशियम का s ऑर्बिटल था, 3s ऑर्बिटल, इधर लिखेगा ही नहीं, कट जाएगा ये, तो ये 3s ऑर्बिटल है ऑफ मैग्नीशियम। एक एटम का दो कंबाइन हुए तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुए, और दो मॉलिक्यूलर में 3s फुल्ली फिल्ड है, तो दो एटम्स जब मैग्नीशियम कंबाइन करेंगे Mg2, तो Mg2 में 3s कंबाइन करने के बाद सिग्मा 3s और सिग्मा स्टार 3s विल फॉर्म।
ये रहा सिग्मा 3s, ये है सिग्मा स्टार 3s, और 4 इलेक्ट्रॉन भरने तो ये पूरे फुल्ली फिल्ड होंगे। तो ये जो है एस बैंड कहलाएगा, ये दिस इज कॉल्ड एस बैंड। और होमो बैंड और वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। इसके बाद एक पी बैंड भी होगा। पी बैंड कैसा होगा? अच्छा, ये तो एस वाले ऑर्बिटल्स हैं, 3p खाली था, एक एटम में 3 ऑर्बिटल हैं, 2 एटम में 6 हो गए, तो n नंबर ऑफ एटम्स में कितने, यहां जैसे n ऑर्बिटल्स थे तो वहां 3n ऑर्बिटल्स होंगे, एंड दे आर वैकेंट लाइक दिस। ये वैकेंट है। मैं ये हटा देता हूं ताकि ये बात समझ में आए। अब इसको हटा देते हैं। ये बैंड कहलाता है, ये कहलाता है कंडक्शन बैंड। कौन सा बैंड है ये? 3p बैंड या p बैंड या लूमो बैंड। सर लूमो क्यों बोल रहे हो? अरे खाली है ना, भरे हुए के बाद जस्ट नेक्स्ट जो होता है उसे लूमो बोलते हैं। लूमो मीन्स लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये पी बैंड है। इसे कंडक्शन बैंड क्यों बोल रहे हैं? वाई इट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड? ये फुल्ली फिल्ड है। क्यों, क्या होता है? जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते हैं, एनर्जी गैप बिटवीन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल घटता जाता है, और एक जब n की वैल्यू बहुत लार्ज हो जाती है तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बिकम सो क्लोज in energy that they appear in the form of a band called valence band। तो ये इतना कम डिफरेंस है इनके बीच, एनर्जी के बीच में, कि ये कंटिन्यूस बैंड दिखता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। और ये ऊपर वाला जो 3p बैंड था, p बैंड, वो खाली है, उसे कंडक्शन बैंड क्यों बोल रहे हैं? जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली जंप फ्रॉम दिस टू दिस अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो लिखेंगे under applied electric field valence electrons jump from valence band to conduction band and hence conduct electricity। अगर चार्ज का मूवमेंट कहीं भी है तो यू से देयर इज ए कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब मूवमेंट ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज हैं, दे कैन इजीली मूव फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड इन मेटल्स। ये मेटल ही तो था, तो मेटल में देयर इज नो बैंड गैप। बैंड गैप के बेसिस पर हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड को डिफाइन करेंगे। तो अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड एंड हेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा एक बात सुनो, अगर मैं सोडियम का बनाता तो कैसा बनता? सोडियम मेटल, सोडियम में तो ऐसा होता है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ये बैंड ऐसा बन जाता, देखो इस टाइप से। 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 3 होते तो 3 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से, 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 इस टाइप से। पता चला ये जो S वाला बैंड बना ये हाफ फील्ड ही बना। हाँ, और P बैंड और बन गया। तो ये जो कहलाता है ये कहलाता है वैलेंस बैंड। हाफ फील्ड एस बैंड है और दिस इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। इवन दिस इज ऑल्सो कंडक्शन बैंड। सुनो मेरी बात, ये सोडियम की बात कर रहे हैं, ये सोडियम है NaN। सोडियम में वैलेंस शेल में S में एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो ये वैलेंस बैंड है होमो, जहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, आधा ही भरा हुआ है ये। तो इसका मतलब ये वाले को वैलेंस बैंड बोल रहे हैं। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो बाकी बचा हुआ जो एस बैंड है वहां इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहां भी जंप करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां भी जंप करेंगे। तो जहां जंप करके जाएंगे दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। यार ये कट गया मुझे लग रहा है, देखूं
हाँ थोड़ा सा कट गया, मैं इसको रीराइट कर देता हूं, वैलेंस बैंड। हाँ, सो दिस इज कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंस बैंड। अब देखो एक बार, कटा तो ना, हाँ हल्का सा है बट यू विल मैनेज। तो एक तरीके से सोडियम के केस में जो एस बैंड है वो आधा ही भरा हुआ है, तो इसका मतलब बाकी का जो आधा है इट विल एक्ट एज कंडक्शन बैंड, बिकॉज अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड इन द एस एज वेल एज इन पी। तो एस और पी दोनों ही एक तरीके से कंडक्शन बैंड कहलाते हैं। तो ये होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यही तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होता है इन सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर जो फिजिक्स होता है, मॉडर्न फिजिक्स जिसे कई बार हम बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स तो नहीं, सेमीकंडक्टर फिजिक्स अलग से ही होती है। बोर्ड में बहुत ऊंची आती है ये, बोर्ड एग्जाम्स में, जेई मेन में अच्छे से आती है। शायद ये सब पोर्शन मेरे ख्याल से फिजिक्स में, जेई एडवांस में तो नहीं होता, बट जेई मेन में तो पूछे जाते हैं। तो यू विल लर्न ऑल दिस इन फिजिक्स ऑल्सो। तो फिजिक्स में तो वो और अलग तरीके से बात करते हैं, वो ट्रांजिस्टर्स की बात करते हैं, डायोड ट्रायोड्स की बात करते हैं, तो उनका अलग डोमेन है इस पोर्शंस को पढ़ाने का। खैर हम अपने तरीके से बात कर रहे हैं। तो ये था बैंड मॉडल। अब बैंड मॉडल के बेसिस पर कि ये बैंड गैप कितना है, उसके बेसिस पर यू डिफाइन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स। तो लिखो एक बात, ये नोट कर लो पूरी बात, पहले नोट इट डाउन। जैसे बेस्ड ऑन बैंड गैप वी डिफाइन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। मान लो जैसा मैग्नीशियम में था, ये कंडक्टर्स हैं एंड मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द कंडक्टर्स आर मेटल्स। बैंड गैप is infinitesimally small. और बैंड्स ओवरलैप। जब ही तो कंडक्टर हैं कि बैंड गैप इनफाइनाइटसिमली स्मॉल का मतलब नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट निल है, या फिर बैंड्स ओवरलैप करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड इज वेरी इजी अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर द एग्जांपल ऑफ इट। जैसे दूसरा, बैंड गैप काफी लार्ज हो, लार्ज बैंड गैप, एनर्जी गैप या बैंड गैप। बैंड गैप मतलब एनर्जी गैप, ये एनर्जी है, दिस इज एनर्जी, दिस इज एनर्जी। तो बैंड गैप अगर काफी लार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट और विल बी एबल टू ट्रांसफर फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। So these are insulators. Insulators जैसे मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे डायमंड,
डायमंड इज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। तो इस टाइप के मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ इंसुलेटर्स। अच्छा, सेमीकंडक्टर्स, बैंड गैप इज स्मॉल, स्मॉल मतलब मच स्मॉलर देन इंसुलेटर्स बट लार्जर देन कंडक्टर्स। तो बैंड गैप स्मॉल सेमीकंडक्टर्स, ये सेमीकंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर्स ऑन जर्मेनियम एटसेट्रा। तो सिलिकॉन जर्मेनियम जो एलिमेंट्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, इन्हें सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं। इसमें वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में इस तरह का डिफरेंस होता है। तो गाइज ये थी मेटालिक बॉन्डिंग। तो ये मेटालिक बॉन्डिंग खत्म हुआ। अब बात करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल हैलाइड्स। चलिए अब बात करते हैं वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, जिसका एक स्पेशल टाइप था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लिखो वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल के बीच के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस। तो जिसमें हम पढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट इज आयन डाइपोल अट्रैक्शन। आयन डाइपोल अट्रैक्शन नाम से मालूम पड़ रहा है कि आयंस और पोलर डाइपोल कहाँ होता है, परमानेंट डाइपोल कहाँ होता है, जो पोलर मॉलिक्यूल हो। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन आयन एंड डाइपोल। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम क्लोराइड सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब जैसे सोडियम क्लोराइड को आप पानी में डिसॉल्व कर दो, तो जैसे ही आप NaCl सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व करोगे लार्ज अमाउंट में, तो आप जानते हो सोडियम क्लोराइड घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है और टूट जाता है आयनों में। कौन से आयन? Na+ एक्वस एंड Cl- एक्वस। तो ये जो Na+ एक्वस है, ये क्या है? सोडियम आयन। इसके अराउंड वाटर तो परमानेंट डाइपोल है। वाटर इज परमानेंट डाइपोल, उसका ऑक्सीजन का जो नेगेटिव पोल है विच इज डायरेक्टली अटैच्ड लाइक दिस। तो ये हुआ डाइपोल। अच्छा, क्लोराइड आयन भी। अब क्लोराइड आयन नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो बताओ कौन सा पोल अटैच होगा वाटर का? पॉजिटिव पोल। तो पॉजिटिव पोल इज दिस। लाइक दिस। तो ये पॉजिटिव पोल था, तो ये कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये वाले जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, क्या है ये? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। तो गाइज ये देखो, ये कहलाएंगे आयन डाइपोल अट्रैक्शन आयन के बीच में, और ये परमानेंट डाइपोल। तो इसका मतलब ये ध्यान दो, जैसे जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं HF, H2O, इनको बोलते हैं परमानेंट डाइपोल। क्यों? बिकॉज दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो परमानेंट डाइपोल बोलते हैं दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होने की वजह से तो ये है आयन डाइपोल अट्रैक्शंस। इस तरीके की आयंस के बीच में और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, आयन डाइपोल अट्रैक्शंस। अच्छा, इंटरैक्शन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन इन केसेस में इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ये याद रखना है कि आयन और डाइपोल के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। इस तरीके से आप ये याद रखते हो। तो ये था आयन डाइपोल अट्रैक्शन। अच्छा, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वॉन डर वाल्स फोर्सेस कहलाते हैं। बट
आयन डाइपोल अट्रैक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन वॉन डर वाल्स फोर्सेस, बाद में लिखेंगे इस बात को। तो ये था आयन डाइपोल पहले टाइप का। 5 तरीके के होते हैं ये, कौन से 5 वी विल सी, नोट करो पहले। Second, dipole attraction. डाइपोल अट्रैक्शन, जरा ध्यान दो। डाइपोल अट्रैक्शन मतलब दो परमानेंट डाइपोल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे एग्जांपल, इन HCl गैस, HCl ऐसा मॉलिक्यूल है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब कंटेनर में कोई एक ही HCl थोड़ी होगा, बहुत सारे HCl मॉलिक्यूल्स होंगे। तो एक दूसरा वाला जो ये जो इस तरीके से है, ये H के साथ फिर वापस से अटैच हो जाता है लाइक दिस। ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? हाइड्रोजन इज पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब ये बात कहने की जरूरत नहीं है, आप समझते हो। तो क्लोरीन पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स में ये ऑपरेट होते हैं। ये है डाइपोल अट्रैक्शन। तो ऑपरेट इन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स में ये ऑपरेट होते हैं और इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R3। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्पेशल H bonding is an example of dipole attraction। तो डाइपोल अट्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है और पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R3। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो डाइपोल अट्रैक्शन। गाइस समझे, पोलर मॉलिक्यूल्स में ये पाया जाता है। एंड थर्ड इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, नाम से मालूम पड़ रहा है ये आयन में और इंड्यूस्ड डाइपोल में है। मतलब कोई इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल और आयंस के बीच में है। ऑपरेट बिटवीन एन आयन एंड अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल, मान लो Cl माइनस है, Cl माइनस और बाजू में Cl2 मॉलिक्यूल है। अब देखो ध्यान दो, वैसे तो Cn नॉन पोलर है, Cl2 इज नॉन पोलर, बट क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वैसे तो ये था, सिमेट्रिकली ओरिएंटेड था, बट क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। जब घूमता भागता दौड़ता भागता जब ये क्लोराइड आयन Cl माइनस इसके पास पहुंचेगा Cl2 के, तो क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस Cl के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल मारेगा, और जब ये रिपल्शन मारेगा तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पीछे की तरफ भागेगा रिपल्शन के कारण, एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड विल बी डिस्टर्ब्ड लाइक दिस। दिस इज पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, पोलराइज्ड और डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिसकी वजह से सुनो फिर क्या हुआ, ये क्लोराइड आयन है और ये Cl2 है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कहाँ ऑपरेट होते हैं ये? बिटवीन आयन एंड अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक Cl2। Cl2 में कोई परमानेंट डाइपोल नहीं है, कोई चार्जेस नहीं होते, बट इलेक्ट्रॉन कोई रुके हुए तो है नहीं। इलेक्ट्रॉन है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फॉर एग्जाम्पल है, बट क्लोराइड आयन जब दौड़ता भागता इसके पास आएगा तो रिपल्शन मारेगा इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को और पीछे की तरफ शिफ्ट कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ गई तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड दिस क्लोराइड आयन। दिस इज व्हाट? दिस इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड वर्ड क्यों बोल रहे हैं? अपना कोई डाइपोल ना था Cl2 में, Cl2 में अपना कोई डाइपोल नहीं था, ये इंड्यूस कर दिया किसने? Cl- ने।
Cl माइनस ने इसको थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया और इंड्यूस कर दिया, तो बोलेंगे आयन इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। सो दिस इज कॉल्ड आयन इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। अच्छा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज 1/r³, r की पावर 4। ये और वीक होते हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से वीक होते हैं ये आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शंस। तो इस तरीके से आप ये बात कह पाते हो। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फोर्थ, नोट करते जाओ जरा ये सब। Fourth is dipole, induced dipole attraction। नाम से मालूम पड़ रहा है डाइपोल मतलब एक तो परमानेंट डाइपोल है, मतलब पोलर मॉलिक्यूल, और दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल था जिसमें आपने डाइपोल इंड्यूस किया, तो ऑपरेट बिटवीन अ पोलर मॉलिक्यूल and a non-polar molecule। तो ये पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑपरेट करते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो HCl एंड Cl2 गैस, HCl और Cl2 को मिक्स कर लो तो इट इज समथिंग लाइक दिस HCl, और ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड देखो इस टाइप का था, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जबकि Cl में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिमेट्रिकल था। बट जैसे ही HCl दौड़ता भागता घूमता फिरता इस Cl2 के पास पहुंचा तो क्लोराइड आयन का जो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है रिपल्शन मारेगा इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, और रिपल्शन मारेगा तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज शिफ्टेड टू द अदर साइड जनरेटिंग ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डेवलप्ड व्हिच इज परमानेंट डाइपोल एंड टेम्पोररी डाइपोल। ये सब कई बार हम Cl2 मॉलिक्यूल को टेम्पोररी डाइपोल बोलते हैं क्योंकि इसमें अपना परमानेंट डाइपोल कुछ भी नहीं होता, तो ये कहलाएगा डाइपोल। डाइपोल ने इंड्यूस कर दिया इस बार इससे पहले वाले में किसने इंड्यूस किया था? आयन ने। इस बार किसने इंड्यूस किया? डाइपोल ने। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो। ये और बहुत वीक होते हैं एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁶। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। Instantaneous dipole induced dipole attraction। Instantaneous dipole induced dipole attractions, they mainly they operate in all species, ionic compounds, covalent compounds, non-polar compounds, etc. हर जगह ये ऑपरेट होते हैं। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन तो हर जगह हैं, हर जगह विद्यमान है। ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं इनको, जैसे गॉड होते हैं ना, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह गॉड विद्यमान है, ईश्वर हर जगह विद्यमान है। उसी तरीके से ये ओमनी प्रेजेंट हैं। दे ऑपरेट इन ऑल स्पीशीज, आयनिक कंपाउंड हो, कोवेलेंट कंपाउंड हो, नॉन पोलर कंपाउंड हो, कुछ भी हो, हर जगह ऑपरेट होते हैं ये। एंड बट मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर physical properties
mainly responsible for the physical properties of non-polar compounds, molecules like Cl2, Br2, I2. ये कट रहा होगा मेरे ख्याल से, मैं लाइन नहीं खींची ना, कितना नहीं बच गया समहाउ, लाइक Cl2, Br2, I2 एटसेट्रा। मैं ये ऊपर में हटा देता हूँ, मुझे एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, नोट कर लो आप पूरी बात। देखो क्या कह रहे हैं हम, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, they operate in all species, ionic compound, covalent compound, non-polar compounds everywhere, but mainly responsible for the physical properties of the non-polar compounds or molecules like Cl2, Br2, I2। जैसे एग्जाम्पल लो, यहाँ Cl2 लो, Cl2 गैस है मान लो कंटेनर में, तो ये Cl है, एक और Cl है। अब बात आती है कि सर इनमें तो कोई परमानेंट डाइपोल है ही नहीं, तो इसमें तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो फिर ये कैसे करेंगे? अरे सुनो बात, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इनका इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन क्लोरीन के, और क्लोरीन क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स वैसे तो सिमेट्रिकल हैं, नेट चार्ज इज जीरो, बट इलेक्ट्रॉन्स हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं। कोई तो मोमेंट्स ऐसे होंगे, कोई तो क्षण ऐसे होंगे, कोई तो पर्टिकुलर पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज एक्यूमुलेटेड एट वन प्लेस मोर देन द अदर प्लेस। तो अदर प्लेस ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस तरीके से एक्यूमुलेट हो गया और एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। अरे Cl2 में भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड रुके हुए ना हैं, इलेक्ट्रॉन्स रुके हुए ना हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, और दौड़ भाग करते करते कभी कभी ऐसा होता है तो खेलते खेलते इकट्ठे, अरे तू भी इधर मैं भी इधर, तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है एक मान लो राइट साइड वाले क्लोरीन के पास में इकट्ठा हो गया। At that moment, some partial negative charge comes on this chlorine and other moment partial positive charge comes on other side chlorine। हो सकता है नेक्स्ट मोमेंट न्यूट्रलाइज हो जाए, नेक्स्ट मोमेंट इस पर नेगेटिव आ जाए, इस पर पॉजिटिव आ जाए। इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन तो चलता रहेगा, और उसी मोमेंट पर जहां पर इस क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आया, बाजू में एक और Cl2 आ गया, तो ये इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल मारेगा नेगेटिव चार्ज की वजह से, और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को फकेल देगा, फेंक देगा दूसरी तरफ। फकेल देना मतलब फेंक देना, वो गांव की भाषा में जब बोलते हैं ना हम, तो ऐसे ही बोलते हैं, हमारे गांव में बोलते हैं फेंक देना, फकेल देना। तो ये फकेल देगा, इसको फेंक देगा, तो इस पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डेवलप्ड, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस क्यों? जस्ट एट एन इंस्टेंट दिस फोर्स इज डेवलप्ड। इंस्टेंटेनियस डाइपोल आया, उसने बाजू वाले में इंड्यूस किया, इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज और लंडन फोर्स और डिस्पर्शन फोर्स। इनको लंडन फोर्स और डिस्पर्शन फोर्स भी बोलते हैं, याद रखें। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में यही होते हैं, और कोई होते ही नहीं। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन तो होगा नहीं, आयन डाइपोल अट्रैक्शन होगा नहीं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल होगा नहीं, फिर कौन सा? मात्र यही है। और ये नॉन पोलर में तो है ही, बाकी सब में भी होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड तो किसी का न रुकता। इलेक्ट्रॉन्स तो सोडियम क्लोराइड में प्राइमरी बॉन्ड कौन सा है? आयनिक बॉन्ड। बट सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपस में दौड़ते भागते हल्के फुल्के, उनमें लंडन फोर्सेस भी होंगे, डिस्पर्शन फोर्सेस भी होंगे। बट NaCl की प्रॉपर्टी कौन मेजरली डिफाइन करेगा? आयनिक बॉन्ड, नॉट द डिस्पर्शन फोर्स। बट डिस्पर्शन फोर्स ऑलवेज अकम्पनी विद अदर टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये था इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्पर्शन और लंडन फोर्स। ये पॉइंट में फिर बोल रहा हूं, लंडन फोर्स always accompany other type of forces bonds
इवन डायमंड में भी ये फोर्सेस हैं। कोई क्वेश्चन कहे कि ये 4 मॉलिक्यूल हैं, बताओ लंडन फोर्सेस ऑफ डिस्पर्शन किस में नहीं है या किस में हैं? सब में ही हैं। आयनिक बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, हर जगह ये फोर्सेस होते हैं। बट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज तो यही फोर्स डिफाइन करेगा, क्योंकि उसमें और कोई टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। अब बात आती है पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन जितना होगा, ये पोलराइजेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स उतना स्ट्रांग होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो लिखेंगे, ये नोट करो पहले यहाँ तक की बात। Among non-polar molecules, extent of या polarization of electron cloud जितना ज़्यादा, strength of dispersion force उतना ही ज़्यादा। तो अमंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जितना ज़्यादा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ डिस्पर्शन फोर्स ज़्यादा होगा। इन जनरल मोलर मास जितना ज़्यादा, डिस्पर्शन स्ट्रेंथ ऑफ डिस्पर्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा। जैसे एग्जाम्पल, एच हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, F2Cl2 Br2 I2, इस टाइप से ये हैं इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इन्हीं फोर्सेस पर तो डिपेंड करता है। तो इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट और इंक्रीजिंग डिस्पर्शन फोर्सेस। तो इंक्रीजिंग डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट है, एंड दे कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्शन फोर्सेस। द मोलर मास ज्यादा इन जनरल, देन स्ट्रेंथ ऑफ द डिस्पर्शन फोर्स इज ग्रेटर। तो गाइज ये तरीका था इन सब केसेस में। तो मोलर मास बहुत ज़्यादा होगा, ये तो सॉलिड है, इनफैक्ट दिस इज सॉलिड। अंडर रूम कंडीशन दिस इज लिक्विड एंड दीज टू आर गैसेस अंडर रूम कंडीशंस। सॉलिड है तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि आयोडीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो इसलिए तो मोलर मास भी ज़्यादा है ना। तो ये बात हम कह पाते हैं। अच्छा, इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सच फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁶, वेरी वीक। तो इसका मतलब सबसे वीक फोर्सेस में यही, इसी कैटेगरी में यही आते हैं। तो ये थे पॉइंट्स गाइज। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लें, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। ये सभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम वॉन डर वाल्स फोर्सेस भी बोलते हैं, एक्सेप्ट आयन डाइपोल अट्रैक्शन। लिख लो इस बात को, मैं नोट करो पूरी बात ये सब। तो क्या पॉइंट हम बोल रहे थे? ऑल दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्सेप्ट आयन डाइपोल अट्रैक्शन आर कॉल्ड वॉन डर वाल्स फोर्सेस। तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन को छोड़ करके इन सभी फोर्सेस को आप बोल सकते हो वॉन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वॉन डर वाल्स फोर्सेस दो बार जरूरत नहीं है, वॉन डर वाल्स फोर्सेस। तो गाइज ये था, ये कंप्लीट हुआ।
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोलिसिस की। हालांकि हाइड्रोलिसिस पी ब्लॉक का पार्ट है, बट वो यहीं पे अच्छा कनेक्ट होता है, तो लॉजिक हमने बॉन्डिंग में सीखे हैं वही अप्लाई होता है। तो दैट वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।